हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास तरीके की चीज़ की जिसके बिना हम सब कुछ नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन के हर हिस्से में, हर तरफ हम जैसे हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाता है वो चीज़। और वो चीज़ है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। तो स्वागत है आपका आरंभ सीरीज के अगले लेक्चर में। जैसा कि अब तक आपको पता है कि सीटेट 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो दिसंबर स्लॉट में होने जा रहा है, उसके लिए तैयारी संपूर्ण ढंग से हमने शुरू की है आरंभ सीरीज के तहत। तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और जितने सीडीपी के लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे कि सीडीपी सीरीज आरंभ लिखा हुआ है। जाइए वहाँ देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि एक से लेकर के बिल्कुल सिलेवार ढंग से हर एक लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया हुआ होलसम मैनर में। और साथ के साथ ही आपको मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है उसके ऊपर, जहाँ पे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात की हुई कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे और क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है, और अगर हम आंसर को चुन रहे हैं तो उस समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जाइए, देखिए और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस यानी समथिंग रिलेटेड टू आवर माइंड। बुद्धिमत्ता, जिससे कि हमारी बुद्धि चल रही है किसी भी तरीके से। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके, राइट। जैसे क्रिएटिविटी, किसी का कोई आइडिया आ रहा है किसी को तो हम बोलते हैं किसी के स्कोर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं तो हम कहते हैं। तो इसी तरीके से बुद्धिमत्ता कई सारे आयाम पे होती है जिसको कि हम समझते हैं, जानते हैं। पर उस वक्त पे जबकि ये बात है, तब लोगों को ये समय था ही नहीं, तो जब समझ थी ही नहीं इस चीज़ की, तो बैक इन टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो ये सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था स्कूल गोइंग लर्नर्स के लिए। और ये फ्रांस गवर्नमेंट ने सबसे पहले बार वर्ल्ड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, एंड दैट वाज इंटेलिजेंस टेस्ट। 1905 में फ्रांस गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिज़ाइन करने का करिकुलम सोचा जिसमें कि उनके बच्चों की कॉग्निशन के अनुसार उनको पढ़ाया जाए, ताकि वो उसी हिसाब से उनका डेवलपमेंट हो सके। तो पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप हुआ, जो डेवलप किया एल्फ्रेड बिने ने। 3 से 13 साल के बच्चों तक के लिए उन्होंने एक पूरा सीरीज ऑफ टेस्ट, क्वेश्चनेयर टाइप का डिज़ाइन किया, और फिर उसके हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन और इस तरीके की सारी चीज़ें ना, कि कैसे कॉग्निशन काम कर रहा है, कौन किस लेवल पे है। जो अच्छा कर रहा है उसको अपग्रेड किया, और जो थोड़ा पीछे है उसको थोड़ा सा पीछे उसी हिसाब से समझा करके, मतलब एक जो टॉपर्स की क्लास होगी अलग होगी, और जो थोड़े से पीछे लर्नर्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनको हम स्लो लर्नर्स कहते हैं, स्लो लर्नर्स जो होंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए क्लास अलग, उनके लिए टीचर्स अलग, उनका अप्रोच अलग। इस तरीके की चीज़ फ्रांस गवर्नमेंट ने करने की सोची, और इसमें मदद ली उन्होंने एल्फ्रेड बिने की। अब एल्फ्रेड बिने ने जो टेस्ट बनाया था उसमें पहली बार मेंटल एज इंट्रोड्यूस किया साइमन थियोडर ने। 1908 में साइमन थियोडर ने इंट्रोड्यूस किया मेंटल एज के बारे में। तो अब मेंटल एज क्या है? तो मेंटल एज इज एज ऑफ माइंड और एज ऑफ कॉग्निशन। आपके संज्ञान का, और जो आपकी आयु है उसमें आपके आयु के अनुसार जो आपका संज्ञान है वो कैसा है, उसके बारे में बात हुई। तब मेंटल एज के बारे में बात हुई। फिर बात आई, पहली बार आईक्यू वर्ड यूज किया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया विलियम स्टर्न ने 1912 में। 1912 में पहली बार आईक्यू जैसा चीज इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने विलियम स्टर्न ने, जहाँ पे आईक्यू का फॉर्मूला था आईक्यू इज इक्वल्स टू मेंटल एज MA डिवाइडेड बाई एक्चुअल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। अब इसी जो इक्वेशन है हमारे पास, इसी फॉर्मूले को वापस से रिवाइज किया गया 4 साल बाद। टर्मेन ने उसको रिवाइज किया और इसको ये बताया कि ये फॉर्मूला जो है ना कंप्लीट तब होगा जब इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो नया फॉर्मूला जो बना, एंड दैट हैज बिकम लाइक IQ इज इक्वल्स टू MA यानी मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरीके से कंप्लीट वे में, होलसम वे में हमें पता चला कि IQ हम कैसे निकालते हैं। इनफैक्ट आज भी IQ निकालने का यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पॉइंट्स रिलेटेड हैं जहाँ पे
की बात हो रही है आईक्यू से, तो केस 1 जहाँ पे मेंटल एज और एक्चुअल एज दोनों बराबर होगा तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आईक्यू 100 आएगा, तो नॉर्मल एज वाइज 100 होना चाहिए। लेकिन फिर जब आई जो मेंटल एज है और क्रोनोलॉजिकल एज है, ये दोनों में अगर डिफरेंस हुआ, अगर मेंटल एज बड़ा हुआ तो आईक्यू जो होगा वो 100 से बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला हिसाब है फ्रैक्शंस में जो हम बात कर रहे हैं। तो जब 100 से बड़ा होगा तो थिंकिंग जो होगी एडवांस हो जाएगी, और जब मेंटल एज कम होगा, क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा होगा, आईक्यू 100 से नीचे जाएगा, तब जिनको हम स्लो लर्नर्स बोलते हैं उनकी बात होगी। तो ये है पूरा आईक्यू का टर्म और किस तरीके से आईक्यू वर्ल्ड को मिला और कैसे हम आईक्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात आती है कि इन्होंने आईक्यू को चेक करना चाहा कि भाई आईक्यू कैसे इफेक्ट हो रहा है, बुद्धि को प्रभावित करने के कारक क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहला कारक है हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर के हिसाब से इसको कैसे माना गया कि हेरिडिटी जो है जो हमारा आईक्यू है वो हेरिडिटी से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो देखो इस चीज को समझना कि एक ट्विन स्टडी की गई, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को दो ट्विंस थे उनको लिया गया, एक फैटर्नल ट्विंस थे, एक आइडेंटिकल ट्विंस थे। तो अब देखो फैटर्नल वाले तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो उनके बारे में तो बात ही क्या करनी है, उनका तो कुछ नहीं कहना। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनका हिसाब ये था कि एक आइडेंटिकल ट्विन को दोनों को अलग कर दिया गया, बचपन के बाद उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। एक को सेम माँ बाप मिले, सेम घर मिला जहाँ पे वो बिल्कुल अपने मदर के साथ रहता था, और एक को डिफरेंट घर, डिफरेंट इन्वायरमेंट, सारी चीजें दी गई। और 10-20 साल बाद जब दोनों का वो वापस से चेक किया गया आईक्यू का लेवल, तब जिसको सेम घर मिला था, सेम इन्वायरमेंट मिला था, वो बच्चा जो था ना उसका 0.85, अगर 100 आउट ऑफ मतलब सॉरी अगर 1 आउट ऑफ हम देख रहे हैं तो 0.85 अगर आईक्यू था, तो जिसको दूसरा घर और दूसरा सब कुछ मिला था उसका 0.75 था। तो इससे हमें ये पता चला कि आईक्यू जो है ना हेरिडिटी पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है, एंड दैट इज व्हाई आईक्यू और इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड ट्रेट, ना कि अक्वायर्ड ट्रेट। बायोलॉजी में कई बार आपको ये पढ़ने के लिए मिला होगा कि जो इंटेलिजेंस है वो इनहेरिटेड ट्रेट नहीं आया, एक्वायर्ड ट्रेट है। बट ध्यान रखना जो इंटेलिजेंस है दैट इज एसोसिएटेड विथ आवर आईक्यू, एंड आईक्यू जो है हमारा ना वो हेरिडिटी फैक्टर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे ट्विन स्टडी में ये चीज पता भी चल गई। लेकिन इस स्टडी को देख के ये जो 10 का डिफरेंस है ना, ये समझ आया कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं। तो सबसे पहला इन्वायरमेंटल फैक्टर हैगा दैट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति, जहाँ पे कि इन्फ्लुएंस होता है, पैसों का इन्फ्लुएंस तो होता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई रिच जो बैकग्राउंड है वहाँ का बच्चा होगा, रिच बैकग्राउंड से बच्चा आता होगा, तो और कोई सेम स्टूडेंट अगर वैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट अगर कोई पुअर बैकग्राउंड से आता होगा, तो 10 साल बाद या 15 साल बाद जब दोनों का हम कॉग्निशन का आईक्यू का जब टेस्ट करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि जो अमीर बच्चा है ना उसका बढ़ा है आईक्यू, और जो गरीब बच्चा है उसका घटा है। क्योंकि देखो ये कॉमन चीज है कि जब बच्चा अमीर है तो उसको कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स जो होंगे उन्होंने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की होगी, उसको ये बताने की कोशिश की होगी, हर एक चीज जिस चीज पे उसने उंगली रखी होगी वो चीजें मिली होंगी उसको, क्वालिटी टीचर्स मिले होंगे, स्कूल मिला होगा, और भी कई सारे टेस्ट और बहुत सारे तरीके की चीजें जिससे कि उसको करने के लिए काम दिया गया होगा। तो शायद वो बच्चा इसी वजह से आगे है। वेरएस पुअर बच्चे को ये चीज मिली नहीं है, पुअर तो कहना ही गलत होगा। फाइनेंशियली जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं वहां से, जो वीकर सेक्शंस है वहां से अगर कोई बच्चा आ रहा है तो उसको वो वहां जा करके पिटेगा कि भाई ये यहाँ पे हमें उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं मिली है, इस वजह से बच्चा जो है उसका आईक्यू थोड़ा सा इफेक्ट होता हुआ दिखेगा। और रिजल्ट हमें इससे ये पता चला कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा हो तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। कोई भी बच्चा हो, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा अच्छे माहौल में अच्छा फंक्शन करेगा और अच्छे तरीके से सोचेगा, और सवाल सॉल्व करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी और उसका आईक्यू होगा वो काफी अच्छा होगा। अब इसी से मिलता जुलता एक इफेक्ट मिला, दैट वाज फ्लिन इफेक्ट। और फ्लिन इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे ना बहुत ही छोटी सी चीज है ये, जिसको मैंने आपने हर किसी ने नोटिस की होगी पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इस बात को समझ के चलते हैं कि जो हमारा पिछला जनरेशन है वो हमें समझ नहीं रहा है, जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। वो जनरेशन गैप इज एक्चुअली फ्लिन इफेक्ट।
ये फ्लिन इफेक्ट के अनुसार ये होता है ना कि जो आईक्यू है ना वो सक्सेसिवली हर जनरेशन में बढ़ते जाता है। तो देखो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है जहाँ पे 1932 में कैसा ग्राफ है, कहाँ तक जाता है मीन और मीडियन, और वेयर एज जो आपका 1997 का ग्राफ है वहां पे देखोगे कैसे मीन और मीडियन जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है ना, शिफ्ट जो है हुआ है। तो यही शिफ्ट है फ्लिन इफेक्ट। दादाजी ने जो चीजें नहीं देखी हैं, पोते ने और पोती ने वो चीजें देख रखी हैं, उनको पता है। एज इन कि मेरे पापा, मेरे दादाजी कभी बहुत टाइम तक उन्होंने रेलगाड़ी नहीं देखी, पर मेरे पापा ने रेलगाड़ी में सफर किया, और मेरा भाई रेलगाड़ी के साथ साथ फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहा है। तो मेरे भाई के जो बच्चे हो रहे हैं वो क्या फ्लाइट से ही आ जा रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है ना, यही सेम चीजें हमारे आईक्यू में भी डिफर लेके आती हैं, वहां पे भी वो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और फ्लिन इफेक्ट के बारे में, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। अब कुछ प्रभाव हमारी संस्कृति का भी पड़ता है। तो अब देखो ये जो टेस्ट जितने भी थे ना, सबसे पहली चीज तो ये थी कि ब्लैक अमेरिकन और व्हाइट अमेरिकन के बीच में बड़ा ही अजीब सा रहा कि ब्लैक अमेरिकन ने, व्हाइट अमेरिकन ने टेस्ट डेवलप किया, और वो उनको ब्लैक अमेरिकन को देना था टेस्ट। सब लोगों ने जो टेस्ट दिया है तो सब दे रहे हैं कि भाई मुझे भी देना है, मुझे भी देना है, ऐसे करके। तो व्हाइट अमेरिकन का डेवलप किया हुआ टेस्ट ब्लैक अमेरिकन ने दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, लैंग्वेज की डिफरेंस आई, भाषा की प्रॉब्लम हुई। कुछ शब्द जो है व्हाइट अमेरिकन बोलते थे, ब्लैक अमेरिकन को पता ही नहीं था। तो ये गैप की वजह से ना टेस्ट समझ नहीं आया, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि टेस्ट में जो मार्क्स थे वो कम आए, और जो प्रॉपर आना चाहिए था वो नहीं आया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि व्हाइट अमेरिकन ने खुद को, अपने आप को बहुत ही अच्छा और बहुत ही शार्प माइंडेड मान लिया, वेयर इज ब्लैक अमेरिकन वर लाइक अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ये वाली चीज भावना डेवलप होने लगी। तो फिर कुछ टाइम बाद ये चीज समझी है कि ये बहुत जरूरी है कि जो आईक्यू टेस्ट है ना वो कल्चर फ्री हो, जिसका कल्चर पे कोई इन्फ्लुएंस ही ना हो। माफ कीजिएगा, कल्चर का उस टेस्ट पे कोई इन्फ्लुएंस ही ना हो। तब बात आई रेवेंस के प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट की, जिसको ऑलमोस्ट कल्चर फ्री आईक्यू टेस्ट माना जाता है, जहाँ पे कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है। और उन्होंने जो कल्चर फ्री टेस्ट डेवलप किया, जिसकी वजह से जो इंटेलिजेंस था वो अब समझ में आया कि इंटेलिजेंस किस तरीके से व्यापक रूप में फैला हुआ है, और इंटेलिजेंस सिर्फ एक टाइप का नहीं है, कई सारे लेवल पे है, कई सारे लेयर्स में इंटेलिजेंस आता है। इसी वजह से इंटेलिजेंस को सिंपल इंटेलिजेंस नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको बाहुबुद्धि कहते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। और आप भी अपने बुद्धि का विकास कीजिए डेली बाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in, आप वहां जाएं और वहां पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो वहां पे देखोगे एक सीटेट का स्लॉट बना हुआ है, और सीटेट स्लॉट में आपको फ्री में ऑलमोस्ट ₹1 में कई सारे मॉक मिलेंगे, फुल पेपर। एंड देन आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा, जहाँ पे सीडीपी एंड सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बना हुआ है। जाओ और भर भर के टेस्ट दो, और अपनी तैयारी संपूर्ण समग्र रूप से बहुत अच्छी करो। तो देखो ये जो टेस्ट की बात हो रही थी ना, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि भाई सबको अपना आईक्यू टेस्ट करना था कि आईक्यू कैसा है मेरा, क्या है। इस तरीके से सबने आईक्यू टेस्ट लेना शुरू कर दिया। तो ये ग्राफ निकल के आया आईक्यू का, जिसको हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोला। इतना ज्यादा ये टेस्ट जो था ना पॉपुलर हो गया कि हर एक व्यक्ति चाहता था कि वो अपना टेस्ट करे और अपने बच्चों का टेस्ट करे, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट को एक ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिया गया, जिसको कहा गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और एनपीसी। साथ में इस ग्राफ को इंटेलिजेंस का ग्राफ भी बोला गया, जो कि बेल शेप कर्व में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर भी कहा जाता है, और साथ के साथ इसको स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू ग्राफ भी कहते हैं। तो देखो इसके कई सारे नाम हैं, इस नाम को ध्यान में रखना, दैट इज इंटेलिजेंस, ग्राफ ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू, बेल शेप्ड कर्व, और स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट या आईक्यू ग्राफ। टेस्ट तो नहीं, आईक्यू ग्राफ। तो अब ये ग्राफ दिखता कैसा है, तो एक्चुअली ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां पे कि 50% पॉपुलेशन जो है ना कुछ इस तरफ आती है लेफ्ट हैंड साइड पे, और 50% कुछ राइट हैंड साइड पे आती है। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं कि ये क्या है। तो ये देखो यहाँ पे ये नॉर्मल हमने मान लिया है, जिसको हमने कहा म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने नॉट से
डिनोट कर लिया है, ठीक। म्यू से भी हम बोल सकते हैं इसको, या अब इसकी इधर साइड पे पॉजिटिव, ठीक है, ये तो नॉर्मल है ना, ये एक्स एक्सिस है तो ये पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव साइड आ गया, ठीक। अब ये दो बातें तो हो गई। तो ये देखो यहाँ पे जितना भी ये सारा नेगेटिव में है, राइट। और 15-15 का डिफरेंस ले लिया, ये देखो सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे 15 के डिफरेंस पे बनाया गया, इसी तरीके से उस वक्त नहीं बनाया गया था, ये जस्ट एक तरीका है कि इस तरीके से बनाया गया। दोनों साइड पे देखो, दोनों लेवल पे 34% ये नॉर्मल लेवल है कि लगभग लोगों का आईक्यू जो है ना इतनी दूर में 50% जो है ना इस तरीके से, यहाँ पे पीक जो है 50% नीचे की तरफ है, 50% अपर साइड की तरफ, ठीक। दोनों तरफ एक जैसा है, राइट। अब उसके बाद जब नीचे आते जाते हैं हम तो देखते हैं कि कैसे 13% है, फिर 2% है, फिर 0.5% है। तो देखो दोनों तरफ तुम्हें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो कि डिफरेंट रहेगा। जो बच्चे बहुत ही स्लो लर्नर है, मतलब जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा कम है, वो भी बहुत कम है, और जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जो विलक्षण प्रतिभा के धनी है, वो भी बहुत कम है, ठीक है। ऑन एन एवरेज जो एवरेज पॉपुलेशन है ना वो इस जगह पे इस रेंज में लाई करती है, ठीक है, 85 to 115 के रेंज में लाई करती है। और 13.5 की पॉपुलेशन जो है, जो एवब एवरेज और बिलो एवरेज कहा जाता है, वो ये रही, वो इस वाली जगह पे बिलोंग करते हैं। और फिर उसके बाद मीडियोकर स्टूडेंट्स और मीडियोकर लोग आते हैं जो 130 to 145, जिनको भी हम इंटेलिजेंट बोलते हैं वो ये है, और जिनको हम ब्रिलियंट बोलते हैं ना वो रहे ये 145 to 150 के आसपास आते हैं, इस डेविएशन में वो बिलोंग करते हैं। तो प्रॉपरली अगर हम ध्यान से देखें और समझे इस बात को तो आपको समझ आएगा कि 50% पॉपुलेशन कभी भी इस साइड पे भी आती है और 50% पॉपुलेशन इधर भी आती है, दोनों साइड पे पॉपुलेशन आती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साइड पॉपुलेशन लाई करती है और या सिर्फ इसी साइड पॉपुलेशन लाई करती है। जब उस पूरे ग्राफ को देखा गया तो वो ग्राफ निकल के बेल शेप का आया। तो अब देखो उससे रिलेटेड एक सवाल भी था, पूछा गया था सिग्मा का वैल्यू, जहां पे कि बच्चे को ये बता रखा था कि बच्चा जो है ना उसमें इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है और उसकी मेंटल एज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उसका सिग्मा वैल्यू क्या होगा? तो अब देखो मेंटल एज जैसे ही ज्यादा हो गया तो ये तो समझ में आ गया कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 तो होगा नहीं, इसका केस तो ये है नहीं, ठीक है। तो अब सिग्मा 1 और 2 में तो ये लाई नहीं करता, तो अब पीछे की तरफ इस ग्राफ को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि सिग्मा 1 और 2 के बीच में जो लाई कर रहा है सिग्मा 1 और 2 यानी 130 to 115, ठीक है, एवब एवरेज की बात हो रही है। तो यहाँ पे बच्चा लाई कर सकता है अगर सिर्फ हाई इंटेलिजेंस की बात है तो। बट यहाँ पे क्रिएटिविटी लेवल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्रिएटिविटी लेवल भी ज्यादा है और मेंटल एज भी ज्यादा है। तो ये आप रूपी क्लियर हो जाएगा कि जो बच्चा है ना वो एवब सिग्मा 3 के जाएगा, क्योंकि सिग्मा 3 के बाद देखो यहाँ पे 0.5 आ रहा है, ठीक है, और तीनों चीजें इस बच्चे की ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है, क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा है, मेंटल एज भी बहुत ज्यादा है। बट ये भी ध्यान रखना क्रिएटिविटी हैज नथिंग टू डू विथ आईक्यू, आईक्यू से क्रिएटिविटी का कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि बच्चा हो सकता है कि वो जो हो ना वो ऑटिस्टिक हो या फिर कुछ और तरीके से हो, बट वो जो कोई एक काम करता हो, पेंटिंग करता हो या म्यूजिक कंपोज करता हो या फिर कोई पैटर्न बनाता हो, वो बहुत अच्छे से बनाता है, वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो क्रिएटिविटी हैज नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्रिएटिव बच्चा जो है ना उसकी वजह से हम सिग्मा का वैल्यू सिर्फ एक बार में नहीं निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें हाई इंटेलिजेंस और हाई मेंटल एज पे ध्यान देना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज एल्फ्रेड बिने। ये देखो ये है एल्फ्रेड बिने जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट पहली बार डेवलप किया, और इनका ये मानना था कि जो इन्होंने जो थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस को लेके, उनको उस थ्योरी को कहा गया यूनिफैक्टर थ्योरी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने उस टाइम तक सपोर्ट किया कि नहीं, जो इंटेलिजेंस है वो एक ही चीज के द्वारा आती है, वो सिंगल एबिलिटी है, एक ही क्षमता है। एक्चुअली इट इज एनालिटिकल एबिलिटी। इनका कहना था कि एनालिटिकल एबिलिटी है, अगर कोई सोच पाता है, अंडरस्टैंड, किसी चीज को सोच के समझ के और चीजों को लॉजिकली समझ सकता है, बता सकता है, तो इस चीज को हम मीजर कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने टेस्ट भी डिसाइड किया
ताकि इंटेलिजेंस चेक हो जाए, क्योंकि इनके हिसाब से एनालिटिकल एबिलिटी थी। बट बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आए इस यूनिक फैक्टर थ्योरी के, और उसी समय इनको एक्सेप्ट भी करना पड़ा कि नहीं, जो लोग हैं ना आसपास में, वो हर बार जरूरी नहीं कि वो एनालिटिकल एबिलिटी में फिट करें और तभी वो इंटेलिजेंट कहलाएं। वो कहीं और तरीके से इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है ना लॉजिकली हर बार नहीं सोच पाता है, या फिर कभी कभी बुद्धि हमारा काम नहीं कर रहा होता है, तो क्या हम अनेबल हो जाते हैं? ऑब्वियसली नॉट। कि हमारी जो जो हमारी एनालिटिकल एबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है, वो घटती नहीं है। रैदर कि ये जो है ना बनी हुई रहती है, कुछ कभी कभी किसी एक आयाम पे जाके हम नहीं सोच पाते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे अगर पढ़ाने आता है तो मुझे डांस भी करना आता हो सकता है मुझे नहीं आता हो, या हो सकता है मुझे डांस करना बहुत अच्छा आता हो, पढ़ाने बहुत अच्छे नहीं आता हो, लेकिन मेरे पास एक डिग्री है, तो आई एम ट्राइंग टू बी फिट इन दैट रोल। तो ये दोनों चीजें हो सकती है ना। तो क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ या नहीं हूँ? तो यूनिफैक्टर के अनुसार देखे तो एनालिटिकल एबिलिटी अगर मेरे में नहीं है तो मैं तो इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ। तो इसी वजह से इनको सिट बैक करना पड़ा और मानना पड़ा कि जो इंटेलिजेंस है ना वो सिर्फ एक चीज पे तो निर्धारित है ही नहीं। साथ में फिर इनके बाद आए स्पीयरमैन, जिन्होंने बताया कि 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब वो 2 फैक्टर क्या क्या है? तो एक है जनरल फैक्टर और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर। तो जनरल फैक्टर के हिसाब से, जिसको जी फैक्टर बोला गया, स्पेशल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को इस फैक्टर बोला गया। स्पेसिफिक फैक्टर जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है, विच डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर, एक को दूसरे से अलग बनाता है। कनिका मैम को रिमझिम मैम से अलग करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा जो हम दोनों लोगों को अलग करता होगा। या फिर डेली वाइट्स बाकी सारे प्लेटफॉर्म की तुलना में कैसे अच्छा, इसके बैचेस किस तरीके से अलग हैं, तो कोई एक स्पेसिफिक फैक्टर होगा जो डेली वाइट्स को खास बनाता होगा। तो दैट इज स्पेसिफिक। जो स्पेसिफिक बात हम कह रहे हैं, उसी प्रकार से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है जो किसी एक चीज को खास बनाता है। और जनरल इंटेलिजेंस इज जो सब में होता है, जैसे कॉमन सेंस है, राइटिंग एबिलिटी है, खाने की चीजें हैं, किस तरीके से हम खाते हैं, तो ये जनरल इंटेलिजेंस है, वो सब में एक समान रहता है। ठीक है, इनको भी बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक एबिलिटी या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हो, और कई बार जनरल इंटेलिजेंस, जनरल चीजें कोई व्यक्ति जो है ना दूसरे व्यक्ति से अलग तरीके से करता है। फिर बात आई मल्टी फैक्टर थ्योरी की, जो थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक, आर हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम सिर्फ थॉर्नडाइक बोलते हैं। ध्यान रखना, इनको मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी का फाउंडर और फादर भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब हम लर्निंग थियरीज करेंगे तब इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल अभी हमने देखा कि यूनिफैक्टर थ्योरी फेल हो गई और 2 फैक्टर थ्योरी भी फेल हो गई। अब इन्होंने दिया मल्टी फैक्टर थ्योरी। इनका ये मानना था और इनका ये कहना था कि जो इंटेलिजेंस है ना वो कई सारी चीजों पे निर्भर करती है। ऑल टुगेदर इट डिटरमाइंस पर्सन्स इंटेलिजेंस, और ये सारे फैक्टर्स मिल करके ना पर्सन की इंटेलिजेंस डिसाइड करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने 4 फैक्टर बताए इंटेलिजेंस के, 4 कारक बताए, जिसमें सबसे पहला कारक है लेवल। लेवल मतलब कि किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम सॉल्व कोई व्यक्ति कर सकता है। डिफरेंट जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। तो एक ही सवाल है, किसी बच्चे को बहुत ही अच्छे से तुरंत आ जाता है, किसी बच्चे को नहीं आता है। सेम बैच है, सेम टीचर है, कभी किसी के फेवरेट अभिलाष सर हो जाते हैं और कभी किसी के फेवरेट कनिका मैम हो जाती हैं, तो किसी को नुपुर मैम के साथ बहुत अटैचमेंट होती है। तो इस तरीके से क्या है, सेम टीचर है लेकिन फीडबैक स्टूडेंट के पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। फिर आगे बात इन्होंने की सेकंड फैक्टर, दैट इज रेंज। रेंज में इन्होंने बताया कि हाउ मेनी टास्क कैन बी डन साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीटास्किंग, एक साथ कितने कार्य किस हद तक किए जा सकते हैं। ठीक है, एज इन कि मैं इस वक्त बोल भी रही हूँ और हैंड का मूवमेंट भी कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव दिस एबिलिटी कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा हैंड मूवमेंट होता है। तो साइमल्टेनियसली मैं सोच भी रही हूँ, मेरी आंखें भी झपक रही हैं, मेरे हाथ में भी मूवमेंट हो रहा है, और साथ में मेरे दिमाग में ये भी है कि मुझे ये लेक्चर, इसके बाद स्लाइड क्या आने वाली है और क्या मैं बात करने वाली हूँ, इसके बाद आपसे मुझे क्या बातें करनी है। ठीक है, तो ये चीज समझना और इस चीज किस रेंज तक जा रहा है, किस हद तक मैं सोच पा रही हूँ, वो डिसाइड करता है रेंज। नेक्स्ट है एरिया,
कि एरियाज किस तरीके से काम करते हैं, कि एज इन कि मैं एक साथ एक टाइम पे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकती हूँ। एज इन कि मैं इस वक्त पढ़ा भी रही हूँ और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि मेरे इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेरीज भेजी हैं जिसका मुझे रिप्लाई करना है, साथ में सुबह में क्या खाया था, अभी तक मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इस तरीके की मतलब होती है ना कई सारे तरीके के एरियाज में सोच पाना, समझ पाना और उन सब के हिसाब से काम कर पाना, एक साथ कई एरियाज में सोच पाना और साइमल्टेनियसली आप कितना कर पा रहे हैं। एंड लास्टली स्पीड ऑफ थिंकिंग, कितनी रफ्तार से, कितनी गति से आप सोच पा रहे हैं कि कितनी जल्दी जल्दी मुझे प्लान करना है अपना डे, तो मैं क्या क्या करूंगी, किस रफ्तार से करूंगी कि सारी चीजें मेरी हो जाएं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएं। तो ये था स्पीड ऑफ थिंकिंग। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट लेवल, कि किस लेवल से, कितने लेवल से हम बात कर सकते हैं, एक साथ कई चीजों के बारे में हम किस हद तक सोच सकते हैं, एक ही प्रॉब्लम है कितने सारे सोल्यूशंस हम दे सकते हैं, किस रेंज में हम सोच सकते हैं, कितनी वैरायटी में सोच सकते हैं, क्या रह सकता है और क्या स्पीड होना चाहिए, किस स्पीड से हम सोच रहे हैं। दैट इज ऑल टुगेदर कॉल्ड एज थॉर्नडाइक के द्वारा दिया हुआ मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, कुछ हद तक इसकी सराहना की गई, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ चीजें थी जो बाद में जाकर के क्रिटिसाइज हुई और चीजें समझ नहीं आई, तो इनको भी सेटबैक किया गया और आगे और सारे लोगों ने अपनी थियरीज दी। बट फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के और जितने एस्टेट सीटेट से रिलेटेड चीजें हैं, अपडेट्स हैं, उनको प्राप्त करें और हर दिन के क्विज को भी तैयार करते चलें ताकि आपकी तैयारी एक लेवल अप बूस्ट हो सके, ब्रश हो सके। और साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर एंड पोस्ट योर क्वेरीज, आई विल बी देयर आंसरिंग यू ऑल। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.